तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक कहानी थी जो मैंने इसी क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में आपको सुनाई है, अपने देश की कहानी। एक वक्त जब इसकी काफ़ी चर्चा हुआ करती थी, उस पर रुस्तम फिल्म भी बनी, आपने देखी होगी। नानावती की कहानी जी, जो अपनी बीवी सिल्विया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर नानावती के हाथों एक कत्ल हो जाता है और वो उस वक्त नेवी में एक हैंडसम शख्स, और फिर मुकदमा शुरू होता है। और उस वक्त नानावती, उनकी वाइफ के रिलेशन और उनकी वाइफ की किसी और के साथ प्यार, ये सारी चीज़ों ने मिलाकर इस केस को बहुत हाई प्रोफाइल बना दिया था। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू की जो सिस्टर थी वो तक इस केस में इंटरेस्ट ले रही थी। और इस केस जब ये मुकदमा अदालत में चल रहा था तो अदालत के बाहर भीड़ होती थी सिर्फ इस मुकदमे को देखने और नानावती को देखने के लिए। तो ये तो अपने उस देश की कहानी थी जो क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में है, जिन आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं अगर सुनी है तो सुनिएगा। आज के आखिर में वो लिंक भी डाल देंगे। आज की कहानी ऐसे समझ लीजिए कि करीब लंदन के किसी नानावती की कहानी है। हालांकि थोड़ा सा कैरेक्टर वहाँ पे उलट और पुलट है, लेकिन कहानी लगभग वैसी ही। कहानी एक ऐसी महिला की, एक ऐसी पत्नी की है जिसने कोई जुर्म नहीं किया। हाँ, शादी के बाद उसने किसी और से इश्क किया, अपने से करीब 8-10 साल छोटे एक नौजवान से, और वो नौजवान भी नेवी मर्चेंट था। इसके बाद उस नौजवान के हाथों एक कत्ल होता है। उस लेडी, उस महिला का कोई रोल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसे भी फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। ये केस इंग्लैंड के इतिहास में उन गिने चुने केस में से एक है जिसके मुकदमे के दौरान लोगों की भीड़ अदालत के अंदर और बाहर जमा हो जाया करती थी। ये वो मुकदमा था जिसको सुनने और देखने के लिए दोनों को तुसाद म्यूज़ियम के ख़ास 2 आर्टिस्ट हर दिन मुकदमे के दौरान अदालत में पहुंच जाते और वो उन दोनों को देखते बारीकी से, जिन दोनों के खिलाफ ये मुकदमा चल रहा था, ताकि वो उनके मोम का पुतला बनाकर तुसाद म्यूज़ियम के उसमें रख सके। ये कहानी करीब ठीक आप ये मान लें कि 100 साल पुरानी है। 1923 की कहानी, आज हम 2023 में बैठे हैं। इंग्लैंड के करीब एक लड़की रहा करती थी, उसका नाम था एडिथ। एडिथ अपने 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और बड़े होने के नाते अपनी माँ के कामकाज में भी हाथ बटाती थी। देखने में बहुत खूबसूरत थी, पर बचपन से ही वो बहुत ही ज़्यादा, उसे अपनी ज़िंदगी को जीने का जो ढंग, बाकी सारी चीज़ें, बाकी उसके दौर की, उस वक्त की लड़कियों से अलग थी। वो एक आज़ाद ख्याल की थी, खुद अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहती थी, अपना नाम कमाना चाहती थी, खुद नौकरी करना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी। 1893 में एडिथ का बर्थडे हुआ था। एडिथ का मतलब जन्मदिन था, उस दिन पैदा हुई थी। और इसके बाद फिर इसने स्कूलिंग की, फिर कॉलेज की, और इसके बाद कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद ये लंदन पहुंचती है। पहले ये लंदन के करीब ही रहा करती थी, मैनोर पार्क एक इलाका है वहाँ पर। तो अब इसके बाद जब बड़ी हुई, पढ़ाई लिखाई के लिए लंदन गई, बेहतर भविष्य के लिए लंदन गई। लंदन जाने के बाद वहाँ इसने एक हैट बनाने वाली कंपनी में नौकरी शुरू कर दी, जो लड़कियों के हैट बनाया करती थी, और अच्छी खासी इसकी सैलरी थी। वहाँ पे इसने नौकरी की, अब उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इसी दौरान में 1916 में एडिथ की मुलाकात पर्सी नाम के एक शख्स से होती है। पर्सी जो है वो एक जहाज़ रानी में एक क्लर्क की नौकरी किया करता था। दोनों मिलते हैं, फिर दोनों के घर वाले मिलते हैं और तय होता है कि एडिथ और पर्सी की शादी कर दी जाए। अब एडिथ और पर्सी की शादी हो जाती है, क्योंकि दोनों कमाते थे। और इसके बाद वो दोनों एक घर लेते हैं लंदन में। जो घर खरीदते हैं, दोनों पैसे मिलाकर खरीदते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी एडिथ की थी, क्योंकि एडिथ की सैलरी पर्सी से ज़्यादा थी, यानी कि वो अपने शौहर से ज़्यादा पैसे कमाती थी। लेकिन उस दौर में ये था कि अपने देश के जैसा लंदन में भी ये हाल था कि वहाँ महिलाओं को कम दर्जा दिया जाता था। तो पैसे ज़्यादा दिए एडिथ ने, लेकिन मकान पर्सी के नाम पे ख़रीदा गया। अब दोनों फिर भी साथ रह रहे थे, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इसी दौरान में एक तीसरे
कैरेक्टर की एंट्री होती है कहानी में, और उसका नाम था फ्रेडी। पूरा नाम उसका फ्रेडरिक बायावाटर्स। 20 साल का नौजवान, नेवी में, नेवी मर्चेंट था ये। और इत्तेफाक से ये उस स्कूल में पढ़ा था फ्रेडी, जिस स्कूल में एडिथ के भाई पढ़ा करते थे। तो एडिथ के भाई का दोस्त था ये। अब इधर पढ़ाई के बाद वो लंदन से दूर चला गया, चूँकि नेवी मर्चेंट था तो बाहर रहा करता था ज़्यादातर। एक रोज़ छुट्टियों में आया, और छुट्टियों में आने के बाद एडिथ के भाई ने कहा कि चलो कहीं हम लोग घूमने चलते हैं। 1 हफ्ते का टूर था, तो उसमें एडिथ भी थी, पर्सी भी था, और उसके ब्रदर भी थे, सिस्टर भी थे, और साथ में फ्रेडी भी था। इसी टूर के दौरान जब ये लोग घूमने के लिए जाते हैं तो पहली बार फ्रेडी और एडिथ दोनों करीब आ जाते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। हालांकि एडिथ की शादी हो चुकी थी पर्सी से, और ये बात दोनों जानते हैं। बट दोनों का जो प्यार था वो बिल्कुल छुपा हुआ था, किसी को इसकी कोई भनक नहीं मिलती। दोनों अच्छा वक्त साथ में गुजारते हैं, खूब बातें करते हैं। और इसके बाद अब फ्रेडी को अपनी नौकरी के लिए जाना होता, वो चला जाता है। तो उस ज़माने में ये मोबाइल और ये सारी चीज़ें तो थी नहीं। तो फ्रेडी दूर है और एडिथ भी दूर है। तय ये होता है कि दोनों ख़त लिखेंगे, लेकिन उसमें शर्त ये थी एडिथ की कि जब भी तुम लेटर लिखोगे और जो मैं लिखूँगी तुम उसे फ़ौरन पढ़ के फाड़ देना, ताकि कोई सबूत ना रहे। और वो ख़त भी अपने अपने घर के पते पे नहीं, बल्कि जैसे एडिथ जो ख़त लिखती थी, तो फ्रेडी चूँकि बाहर था तो वहाँ किसी और के हाथ में पढ़ नहीं सकता था। लेकिन जो फ्रेडी ख़त लिखता था तो वो एडिथ के घर के पते पे नहीं, बल्कि अपनी माँ के पते पर लिखता था। और वो माँ भी उसकी लंदन में रहा करती थी। तो माँ के यहाँ से फिर एडिथ को वो ख़त मिल जाता। एडिथ ने इस वादे को निभाया, वो ख़त पढ़ती और उसको फाड़ के फेंक देती, ये जला देती। लेकिन उधर फ्रेडी जो है उसको एक याद के तौर पर अपने पास एडिथ के सारे ख़तों को सहेज कर रखता। धीरे धीरे वक्त बीता। इस दौरान फिर एक बार छुट्टी में फ्रेडी लंदन आता है। लंदन आने के बाद वो एडिथ के भाइयों से मिलता है, क्योंकि वही सहारा थे एडिथ तक पहुंचने का। फिर वो उससे भी मिलता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि जो पर्सी है वो एडिथ के साथ सही सलूक नहीं करता है। कहीं ना कहीं उसे ये भी था कि वो ज़्यादा पैसे कमाती है उससे, और वो एक अच्छी डांसर थी। तो लंदन के क्लब में डांस देखना, डांस करना, पिक्चर देखना, मूवी देखनी, इसके अलावा थिएटर जाना, ये उसे शौक़ था। हाई सोसाइटी में उठना बैठना एडिथ का शौक़ था। वो आम महिलाओं से बिल्कुल अलग थी, और ये उसका शौक़ था कि उसे बहुत तरक्की करनी है। ये चीज़ें पर्सी को पसंद नहीं थी कि वो इस तरीके से हाई सोसाइटी में जाए, डांस करे, डांस देखे, थिएटर जाए। तो इस वजह से मियाँ बीवी के अब रिश्ते भी थोड़े बिगड़ने लगे। कई बार पर्सी ने एडिथ पे हाथ भी उठाया। इधर जब फ्रेडी वापस आता है तो उसे ये सारी चीज़ें पता चलती है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। अब वो ये कहता है एडिथ से कि मैं शायद तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँ। लेकिन एडिथ कहती है कि नहीं, देखो मेरी शादी हो चुकी और हमारा प्यार जो है वो एक राज है और हमेशा राज रहेगा। लेकिन फ्रेडी जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड की इस हालत को देख करके, उसका पति उस पर जुल्म भी कर रहा है, बर्दाश्त नहीं करता है, और वो तय करता है कि वो एडिथ को इस ज़िंदगी से आज़ाद कराएगा और वो उससे शादी करेगा। हालांकि इसमें अभी तक एडिथ ने कोई सहमति नहीं दी, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी कैसे आज़ाद करेगा ये राज उसने एडिथ को बताया ही नहीं, और एडिथ उसके इस तमाम ख्यालों से अनजान थी। इसी के बाद वक्त बीतता है। ये लंदन आया था। लंदन आने के बाद जून 1921 ये तारीख थी, और जब वो लंदन आया और उसके बाद उसने ये सारी चीज़ें देखी तो 91 में जून में उसने देखा कि वाकई एडिथ को परेशान कर रहा है पर्सी। अब वो ज़्यादा और बेचैन हो गया कि उसको इससे जल्द आज़ाद कराएंगे। वो वापस जाता है कुछ दिनों के लिए नौकरी पे, फिर वापस आता है, और इस बार अक्टूबर में वापस आता है, ये तय करके कि इस बार फैसला करके जाएगा। 3 अक्टूबर 1922, 3 अक्टूबर 1922 की तारीख थी। पर्सी और एडिथ एक प्ले देखने के लिए गए हुए थे। थिएटर से वो प्ले देखकर शाम को लौट रहे हैं। जब वो शाम को लौट रहे होते हैं
तो एक ख़ास जगह पे जहाँ पे उसका घर था, वहाँ उससे पहले थोड़ा सुनसान एक पार्क, फ्रेडी छुपा हुआ था हाथ में एक चाकू लेकर। जैसे ही उसने शाम को देखा एडिथ और पर्सी दोनों लौट रहे हैं, उसने पर्सी पर हमला कर दिया। जब हमला किया तो एडिथ ने उसे देख लिया और एडिथ हैरान रह गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके हस्बैंड को इस तरीके से उसका प्रेमी मारेगा। चाकू मारने के बाद मौके से जो फ्रेडी है वो भाग गया। इस दौरान में कुछ लोग और सड़क पर थे, वो चश्मदीद थे, उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने फ्रेडी को नहीं देखा, उसका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा था। बट उन्होंने देखा कि किस तरीके से एडिथ हैरान थी, परेशान थी, मदद के लिए फिर चिल्लाने लगी। फिर लोग आए, फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया, पुलिस आई, लेकिन पर्सी को बचाया नहीं जा सका। अब पुलिस ने सारे मौके का मुआयना किया, तफ्तीश की। अब कौन हमलावर ये पूछा जा रहा। इधर एडिथ खामोश है, क्योंकि एक तरफ उसके शौहर की जान चली गई और दूसरी तरफ उसके आशिक ने ही जान ली, लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं बता रही। तभी पर्सी के एक भाई ने कहा कि पुलिस से, क्या फ्रेडी की तलाशी लीजिए और फ्रेडी के घर जाइए, क्योंकि कुछ दिन पहले पर्सी और उसका झगड़ा भी हुआ था और हमें शक है कि उसी ने ये किया है। पुलिस अब फ्रेडी के घर जाती है। फ्रेडी उस वक्त घर पे नहीं था, माँ थी उसकी। पुलिस घर की तलाशी लेती है, एक बक्सा खोलती है। उस बक्से में से वो तमाम ख़त जो एडिथ ने फ्रेडी को लिखे थे वो रखे हुए थे। उसने उन ख़तों को फाड़ा या जलाया नहीं था। जब वो ख़त पुलिस के हाथ लगा तो पुलिस को कहानी समझ में आ गई कि ये इश्क का मामला है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसी की वजह से फ्रेडी ने कत्ल कर दिया। अब इसके बाद एक आध दो दिन के बाद फ्रेडी पुलिस के हाथ लग जाता है, लेकिन उस ख़त को एक बड़ा सबूत मानते हुए पुलिस अपने आप ही ये मान लेती है कि इस कत्ल के पीछे कहीं ना कहीं एडिथ का भी हाथ है। फ्रेडी के साथ अब वो एडिथ को भी गिरफ्तार कर लेती है। एडिथ के घर वाले हैरान हो जाते हैं। एडिथ को जब गिरफ्तार किया जाता है, वो कहती है कि मुझे इस कत्ल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, कैसा होगा, मैं बेकसूर हूँ। पुलिस फ्रेडी को भी पूछती है। फ्रेडी और एडिथ को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करती है। फ्रेडी लगातार एक ही चीज़ कहता है, वो इकरार करता है कि मैंने ये कत्ल किया। उसने कहा मैंने मारा पर्सी को चाकू, लेकिन एडिथ बेकसूर है, उसे मेरी इस पूरी प्लानिंग, इस कत्ल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना मैंने कभी उससे ये बात शेयर की, और यही सच था। लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानती। पुलिस को लगता है कि दोनों मिले हुए हैं, और इसी के बाद अब पुलिस जो है एक मुकदमा तैयार करती है और ये मुकदमा कोर्ट में जाता है। अब इधर ये सारी चीज़ें जब हुई तो लंदन के अखबारों में, मीडिया में ये खबर उस वक्त सुर्खियों में आ गई। उसकी एक वजह थी, उस दौर में ये खबर जो जिस तरीके से पेश की गई वो ये थी कि एक महिला जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, ठीक कमाती थी, इसके अलावा वो अक्सर क्लब में जाया करती, डांस करती, डांस देखती, थिएटर जाती, प्ले देखती, एक अच्छा खासा उसका पति है, पैसे हैं, लेकिन इन सब के होने के बावजूद उसने अपनी उम्र से कम एक 20 साल के नेवी मर्चेंट को अपने जाल में फंसाया और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये एडिथ के ऊपर मीडिया समेत इल्ज़ाम लगने लगा। जो पूरी महिलाओं का एक तबका था, उन्होंने एडिथ को दुश्मन मान लिया। उन्होंने कहा इस जैसी औरत ही हम सबको बदनाम करती है और हमारे पतियों के ऊपर डोरे डालती है। तो एडिथ को तो एक तरफ विलेन बना दिया गया, और फ्रेडी के लिए लोगों के मन में हमदर्दी आ गई कि उम्र में भी छोटा है और इसने एडिथ के कहने पे ही कत्ल किया होगा, इसे कुछ समझ नहीं थी, वो हैंडसम भी था। अब एक मूवमेंट चल पड़ा कि फ्रेडी को बचाओ, एडिथ को मरने दो। अदालत में ये मामला गया। अदालत में हालांकि पुलिस साबित नहीं कर पाई कि इस कत्ल में एडिथ का हाथ है, क्योंकि जितने भी चीज़ थे, एक तो ये था कि शायद पहले जहर भी दिया गया हो, पोस्टमार्टम हुआ, उसमें कहीं से पॉइजन नहीं निकला, या कांच के टुकड़े दिए गए थे खाने के जरिए बारीक, वो भी नहीं निकला। एडिथ की इस जुर्म में एडिथ का एक भी रोल, डायरेक्ट लिंक, पुलिस के पास उसके कोई सबूत नहीं था, सिवाय इसके कि कुछ खत थे और फ्रेडी और एडिथ का एक इश्क का रिश्ता था, बस यही सबूत था। अब इसके बाद ये मामला 6 दिसंबर 1922 को कत्ल का मुकदमा शुरू होता है। बाकायदा वहाँ पर एक जूरी बैठती है लंदन में, और
9 दिनों तक ये मुकदमा चलता है। जब ये मुकदमा चलता है तो उस अदालत के बाहर वैसी ही भीड़ थी जैसे नानावती केस में। लोग आते थे, महिलाएं आती थी, बाकी पुरुष आते थे, और वो सब सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि फ्रेडी बच जाए, एडिथ को सजा। बाकायदा इन 9 दिनों की सुनवाई के दौरान जो जज थे वो भी कुछ उनकी राय वैसी ही थी एडिथ के खिलाफ। तो जो वकील हैं वो एक एक खत को निकाल कर कोर्ट में पढ़ा करता, और चूंकि वो खत ज़्यादातर सब एडिथ के लिखे हुए थे, क्योंकि फ्रेडी के लिखे खत तो सब एडिथ ने फाड़ या जला दिया था, तो उसके जो जज्बात, उसकी जो भावनाएं थी, बाकायदा कोर्ट के में खड़े होकर वकील हर्फ ब हर्फ, लाइन ब लाइन उस खत को पढ़ा करते, और इससे एडिथ को बड़ा ठेस पहुंचता। उसे लगता है कि ये उसकी पर्सनल फीलिंग्स थी, जज्बात थे, जिसको एक तमाशा बनाकर रख दिया गया खुलेआम अदालत में। 9 दिनों तक ये मुकदमा चला। जब ये मुकदमा चला तो मैडम तुसाद, जो तमाम सेलिब्रिटीज़ के मोम के पुतले रखते हैं म्यूज़ियम में, उनके 2 आर्टिस्ट 9 दिन तक अदालत में आए, सिर्फ एडिथ और फ्रेडी को करीब से देखने, ताकि वो उनका पुतला बना सके कल को। तो उन लोगों ने भी देखा। इसके बाद 9 दिन के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। फैसला ये हुआ कि एडिथ और फ्रेडी दोनों को सजाए मौत दी जाए, इन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। हालांकि इस दौरान 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक कैंपेन चलाया फ्रेडी के लिए कि वो कम उम्र है, अच्छा खासा उसका करियर है, लेकिन वो इश्क में और अपने से ज़्यादा उम्र की एक महिला के झांसे में आ गया, और इसलिए उसके हाथ से ये जुर्म हो गया, तो उसे बख्श दिया जाए। लेकिन एडिथ के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं रखने वाला था वहाँ पर, कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं आया, जबकि वकील ने तमाम दलील दी कि इस केस में एडिथ का कोई रोल नहीं है कत्ल में। यहाँ तक कि खुद जिसने चाकू मारा वो शुरू से लेकर आखिर तक, जब अदालत का फैसला आया तब भी वो हमेशा फ्रेडी यही कहता रहा कि कत्ल मैंने किया, ये मेरे हाथों से हुआ है, और इस कत्ल के बारे में एडिथ को कोई खबर नहीं। जो जुर्म है उसकी सज़ा मुझे दी जाए, मेरे जुर्म की सज़ा एडिथ को ना दी जाए। वो आखिरी वक्त तक सारा इल्ज़ाम अपने सर पर लिए रहा। उसने एडिथ को कहा कि छोड़ दिया जाए, क्योंकि वाकई वो बेकसूर है, लेकिन अदालत ने उसकी ये बात नहीं मानी और दोनों को सजाए मौत सुना दी। इसी के बाद जब दोनों को सजाए मौत दे दी गई तो फिर 9 जनवरी 1923, यानी कि सिर्फ 3 महीने के अंदर, 3 महीने में कत्ल हुआ, 3 महीने में मुकदमा चला, और 3 महीने बाद 9 जनवरी 1923 की सुबह सुबह एडिथ थॉम्सन और फ्रेडरिक यानी फ्रेडी दोनों अलग अलग जेलों में बंद थे। 29 साल की एडिथ थी और 20 साल का फ्रेडी। जब ये फांसी की सज़ा हुई, एडिथ बीमार हो गई, तो उसे जब दवा और इंजेक्शन भी दिया जाता था दर्द का, और वो होश में रहना नहीं चाहती थी फांसी पर चढ़ने से पहले। 9 जनवरी 1923 की सुबह एडिथ को फिर कुछ लोग आए और सुबह सुबह उसके सेल में, और उसे फांसी के तख्ते तक ले जाना था। एडिथ चल नहीं पा रही थी, उसे पकड़कर उठाया गया और फिर फांसी के तख्ते तक ले जाया गया। उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां थीं, और फिर फांसी के तख्ते पर ले जाकर जो वक्त अदालत ने तय किया था, उसी वक्त उसके गले पे फंदा कसा, और फिर जल्लाद ने लीवर खींचा। अगले कुछ मिनट में ही 9 जनवरी 1923 की सुबह एडिथ की मौत हो गई। ठीक उसी वक्त जिस वक्त एडिथ को फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, उस जगह से करीब 1 मील दूर एक और जेल है पेंटलविले, चूँकि पुरुषों को फांसी और महिलाओं को अलग अलग देने का वहाँ जैसे अपने देश में भी है। तो लगभग वक्त वही था, तारीख वही 9 जनवरी 1923। एडिथ के 20 साल के जो प्रेमी फ्रेडी नेवी मर्चेंट, उसको भी उसके सेल से निकाला गया और फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। हाथों और पैरों में जंजीरें और बेड़ियां थी। कहते हैं वो आखिरी वक्त तक ये जानना चाह रहा था कि क्या एडिथ को सच में फांसी दी जाएगी या उसे बख्श दिया जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एडिथ को फांसी हो। वो बार बार कहता था इस जुर्म का गुनहगार मैं हूँ, एडिथ बेकसूर है। लेकिन उसे बताया गया कि नहीं,
उसे भी माफ़ी नहीं मिली। और इसी अफसोस के साथ 9 जनवरी 1923 की सुबह एक जेल में एडिथ और उससे 1 मील दूर दूसरी जेल में फ्रेडी, दोनों को फांसी दे दी गई। इसके बाद इस केस को लेकर बहुत बातें हुई, आगे भी बहुत सारे मीडिया में लगातार खबरें चलती रहीं। जितने कानून के जानकार थे उनका यह कहना था कि किसी भी स्टेज पर अदालत में या पुलिस ने कोई डायरेक्ट लिंक या ऐसा सबूत पेश नहीं किया जिससे ये पता चलता कि एडिथ इस कत्ल के बारे में जानती थी या एडिथ इस कत्ल की साजिश में शामिल थी। अपने पूरे बयान में फ्रेडी ने भी कहा कि उसने ये फैसला खुद किया क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो एडिथ से शेयर करेगा तो एडिथ उसे रोक देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरीके से जो कानून के जानकार हैं उनका मानना है कि कत्ल प्रेमी ने किया, फांसी पर प्रेमिका भी चढ़ी। कहते हैं कि इंग्लैंड की अदालत के इतिहास के उन केस में से एक है जिसमें एक के साथ नाइंसाफ़ी हुई, और वो नाइंसाफ़ी एडिथ के साथ हुई। तो ये थी आज की कहानी। पर कहानी ख़त्म करूँ भाई उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज हरप्रीत कौर ढिल्लों, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हरप्रीत जी, बल्कि हरप्रीत जी। और ये बलजीत सिंह ढिल्लों की पत्नी हैं मोगा से। इसके अलावा रवि प्रकाश मिश्रा जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रवि प्रकाश जी, और ये गोरखपुर से हैं। नीलम मिश्रा जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नीलम जी, और ये सूरज मिश्रा जी की मम्मी हैं। साथ ही होमेश साहू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे होमेश एंड थैंक यू। नीलम ठाकुर जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नीलम जी। और ये राहुल डांगी, उनकी वाइफ हैं, भोपाल से हैं। अंशिका का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंशिका। और हरे कृष्ण जी की बिटिया हैं ये, पटना से। साथ ही मधुमिता, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मधुमिता जी। और ये अरविंद रॉय की पत्नी है। स्वाति मौर्य का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे स्वाति, और अंकुश मौर्य ने भेजा है। इसके अलावा एस सुभादर्शनी ढाल, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुभादर्शनी जी। और ये सुभाशीष ढल की सिस्टर हैं। साथ ही दिवाकर जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिवाकर जी, और ये निखिल यादव के पिताजी हैं। इसके अलावा मुकुल सिंह का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुकुल। साथ ही अरुणा बाली, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अरुणा जी, बल्कि 11 को था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, ये कनाडा से हैं। और सोहराब सिंह सुराय की वाइफ हैं ये। इसके अलावा अश्वनी बैसला जी का भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे अश्वनी जी, और ये मेघा बैसला जी के हस्बैंड हैं। साथ ही उमेश भुया, इन्होंने एक मेल लिखा है कि आप मेरा नाम नहीं लेते हैं कहानी में, ये झारखंड से हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि शायद मैं दलित हूँ इसलिए आप नाम नहीं लेते। तो मैंने जानबूझ के ये मेल इसलिए शामिल किया उमेश जी आज आपका, कि हम सब इंसानों ने बनाया है अलग अलग, ये ज़ात पात सारी चीज़ें, वरना कायदे से तो सब एक ही हैं। खून का रंग भी एक है, वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही खाते हैं, चेहरा थोड़ी सी चीज़ें अलग अलग होती, पर इंसान में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये हम इंसानों की सबसे जो बुरी चीज़ बनाई हुई है इस धरती पर, वो है ये ज़ात पात, ऊंच और नीच। तो मेरी नज़र में कभी ऐसा कुछ नहीं है, और कभी भी आप आएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। तो आप हमेशा अच्छे रहें, लेकिन दोबारा कभी ऐसी बात मत लिखिए और ना सोचिए, क्योंकि हम सब भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं और एक हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुरजीत सिंह कांग, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। श्रीनिवास राव वी, और इसके अलावा सुजीत डी सग्गम, और बहुत सारे लोगों ने कल एसिड अटैक की कहानी के बारे में बात की। और साथ ही ये भी कहा कि उस कैफ़े ओनर की भी बात होनी चाहिए इंटरव्यू, जो इतना नेक काम कर रहे हैं। अच्छा है ये आपने जो कहा है, मैं कोशिश करूँगा उन लोगों को भी लाने की। इसके अलावा अभय झा जी ने कहानी की फरमाइश की, और साथ ही अर्पित चंद्रा। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।